हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। लास्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे और उससे रिलेटेड काफी बेहतरीन सवाल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखे थे। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर मोर स्पेसिफिकली हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड होते हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल बनते हैं, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा खूबसूरत सा लेक्चर। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सर आप तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे थे। बेटा, जिस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है फिजिक्स के अंदर, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफाइन नहीं होता, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होता है फिजिक्स के अंदर। किस तरीके से डिफाइन होता है? बेसिकली पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन है वो एग्जैक्टली सेम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का है। हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं कि एक कूलम पे लगने वाला जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? एक डेफिनेशन ये भी है इलेक्ट्रिक फील्ड की कि द फोर्स एक्टिंग ऑन वन कूलम ऑफ चार्ज, दैट्स हाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है, तो मैं किस तरीके से डिफाइन करूंगा? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एक चार्ज है, लेट्स से Q1, और यहां पे कोई एक चार्ज है Q2। मैं क्या कर रहा हूं, इस Q2 चार्ज को, इसकी इनिशियल पोजीशन ये उठा के यहां से यहां ले जा रहा हूं। इस Q2 चार्ज को उठा के यहां से यहां ले जा रहा हूं। अब मैं ले जा रहा हूं मतलब एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है, और जब भी एक्सटर्नल फोर्स की बात आती है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, तो हम क्या बात करते हैं कि बहुत स्लोली लेके जा रहा हूं, स्लोली लेके जा रहा हूं। और हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि U फाइनल माइनस U इनिशियल, इट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय external agent in bringing the charge from initial position to final position। इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। यस और नो? अब बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि ये तो कोई भी चार्ज हो गया, एक कूलम्ब चार्ज को इनिशियल पोजीशन से ले जाने में, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन ले जाने में कितना एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया, और ये हम कैसे ले जा रहे हैं? स्लोली ले जा रहे हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ आई? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को सबसे पहली बात हम डिनोट करते हैं डेल्टा V से। V हमको बताता है पोटेंशियल, तो डेल्टा V हमारे पास क्या होगा अगर मुझे डेल्टा V डिफाइन करना है? तो लेट्स से मेरे पास यहां पे Q1 चार्ज है और यहां पे अब मैंने रख दिया 1 कूलम चार्ज, ये इसकी इनिशियल पोजीशन और ये इसकी फाइनल पोजीशन। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, तो मैं इसको डिनोट कैसे करूंगा? डेल्टा V विच इज इक्वल्स टू V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो एक कूलम चार्ज को यहां से यहां ले जाने में जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया उसी को हमने बोला दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो वही बात हो गई कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से डिफाइन किया था कि एक कूलम चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, और यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस तरीके से डिफाइन किया कि एक कूलम चार्ज को इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन पे ले जाने में जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया उसी को हमने बोला चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है भैया, अब बात समझो
कि अगर मुझे ये बात पता है कि किसी भी चार्ज को उठा के यहां से यहां ले जाने में इतना वर्क डन मुझे लग रहा है, तो अगर मुझे एक कूलम को निकालना है तो इस केस सिनेरियो में कैसे निकाल सकता हूं? इस Q2 से डिवाइड कर दो। अरे हम वहां पे जब हमको इलेक्ट्रिक फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे कि जो भी चार्ज वहां पे रखा हुआ होता था उससे डिवाइड कर देते थे, तो एक कूलम हमारे पास आ जाता था। तो यहां पे मेरे पास Q2 चार्ज को यहां से यहां ले जाने में इतना वर्क डन हुआ, तो एक कूलम को ले जाने में कितना हो जाएगा? इतना वर्क डन डिवाइडेड बाय Q2। यस और नो? तो अगर मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो U फाइनल माइनस U इन, सॉरी, चेंज इन पोटेंशियल लिखना है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, it is equals to work done by external agent in bringing a charge from initial position to final position divided by magnitude of charge. I hope this thing is clear to you. तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पे कोई Q1 चार्ज है और यहां पे कोई Q चार्ज है, यहां पे कोई Q चार्ज है, तो यहां से यहां पे ले जाने में, और कैसे लेके जाएंगे? स्लोली, यहां पे स्लोली भी लिख लेना, स्लोली यहां से यहां ले जाने में जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया V फाइनल माइनस V इनिशियल, इट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing the charge from initial position to final position slowly divided by this charge. So that's how we define electric potential difference. Potential difference हम इस तरीके से define करते हैं. I hope this thing is clear to you. अब बात को जरा गौर से समझो कि ये जो बात हमने बोली कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन स्लोली, इसी चीज को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसी चीज को आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि V फाइनल माइनस V इनिशियल, इट इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिवाइडेड बाय Q। यस और नो? तो असली डेफिनेशन तो ये होती है। यस और नो? बिल्कुल सही बात। अब ये बात समझो कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इस चीज को मैं और क्या लिख सकता हूं? इस चीज को मैं लिख सकता हूं U final minus U initial. Yes or no? That is change in potential energy divided by चार्ज Q। तो आप चाहो तो चीजों को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इस केस में आपको स्लोली लिखने की जरूरत नहीं है, और दिस इज इक्वल्स टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो आप चीजों को इस तरीके से सोच सकते हो और समझ सकते हो। तो मोटी मोटी बात जो हमने कही वो ये थी के डेल्टा V या फिर मोर स्पेसिफिकली V फाइनल माइनस V इनिशियल, इसको किन किन तरीकों से लिख सकते हैं? सबसे पहली बात, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन, इट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, और यहां पे आपको स्लोली लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय चार्ज, या फिर U फाइनल माइनस U इनिशियल डिवाइडेड बाय चार्ज। यस और नो? बिल्कुल इसी तरीके से हम चीजों को सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। याद करो कल हमने एक सवाल किया था। क्या सवाल किया था? कि कुछ इस तरीके का सवाल था कि एक ट्रायंगल था,
क्यू 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 इस तरीके से चार्जेस रखे हुए थे। तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि अगर मैं इस चार्ज को उठा के इन्फिनिटी पे ले जाऊं तो कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि इन्फिनिटी से यहां पे लाने में जो वर्क डन होगा उसका नेगेटिव आप इस तरीके से बोल सकते हो कि यहां से इन्फिनिटी पे ले जाने में वर्क डन होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो आप चाहो तो ये जो आपने लिखा है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इसी चीज को कभी कभी हमारे पास न्यूमेरिकल में हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। तो इस तरीके से भी आप चीजों को सोच सकते हो, नेगेटिव हट जाएगा और ये इनिशियल से फाइनल था तो फाइनल से इनिशियल हो जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा हमारे पास पोटेंशियल का काम आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जैक्टली वही चीज जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के बीच में होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसके अंदर इनिशियल पॉइंट को इन्फिनिटी पे मान लूं तो किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में जितना एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करेगा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, और एक चार्ज है मेरे पास Q, ये रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, और इस चार्ज को उठा के मैं यहां पे लेके आता हूं। तो इस Q चार्ज को यहां से उठा के यहां लाने में कंजर्वेटिव फोर्स विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने जितना वर्क डन किया, नेगेटिव ऑफ दैट डिवाइडेड बाय दिस चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो अगर मुझे पोटेंशियल एट पॉइंट P लिखना है तो इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय electrostatic force in bringing the charge from infinity to point P divided by this charge। और इसी चीज को हम एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं कि it is equals to work done by external agent in bringing the charge from infinity to P divided by charge। और ये चार्ज मैं कैसे लेके आ रहा हूं? स्लोली। जब भी एक्सटर्नल एजेंट की बात आएगी तो हम स्लोली टर्म का यूज करेंगे, और उसके पीछे का कारण आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी में हम ये चीज देख सकते हैं। इसी चीज को लिखने का एक तरीका और क्या है कि अगर मुझे ये नेगेटिव हटाना है तो आप क्या बोलोगे कि P पॉइंट से इंफिनिटी पे ले जाने में जो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करेगा डिवाइडेड बाय दैट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट P। तो आप इस चीज को ऐसे बोल सकते हो कि work done by electric force in bringing the charge from P point to infinity divided by that charge। और इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि potential energy at that point या फिर between the system divided by charge। I hope this thing is क्लियर टू यू। ये U क्या है मेरे पास? जब मैं इस चार्ज को उठा के यहां पे लेके आऊंगा तो ये जो पूरा सिस्टम बना उसकी पोटेंशियल एनर्जी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो यहां से आप एक और चीज निकाल सकते हो कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल पता है तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैं लिख सकता हूं बाय डिवाइडिंग चार्ज which is placed at that position। I hope this thing is clear to you। ठीक है, चलिए अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने लिखा इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? ऊपर है एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? जूल, और नीचे है कूलम्ब, तो ये आ जाएगा जूल पर कूलम्ब।
और इसी चीज को हम बोलते हैं वोल्ट, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल का मेरे पास यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट। दूसरी बात, इसके डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो जूल का होता है m1 L2 T-2, और नीचे है कुलम्ब। कुलम्ब है चार्ज को मैं लिख सकता हूं I इंटू टी, विच इज करंट इंटू टी। करंट को हम डिनोट करते हैं A से, कई लोग I से भी डिनोट करते हैं, या तो I से कर लो या A से कर लो, A इंटू टी। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? m1 L2 T-2, ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, और ये A ऊपर जाएगा तो A-1, या फिर I-1 भी आप लिख सकते हो। कई किताबों में I दिया हुआ होता है, कई किताबों में A दिया हुआ होता है, आपकी इच्छा है वो आप यूज कर सकते हो। चलिए, तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गए। अब बात समझो, अगर मेरे पास ओवरऑल यहां पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो यहां पे पोटेंशियल कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और अगर मेरे पास चार्ज नेगेटिव है तो मेरे पास जो पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव आएगा। इससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है उससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो डिवाइड के अंदर आ गया। तो जो ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q1, तो अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे एक नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो पोटेंशियल है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो ये सारी बातें थी हमारे पास पोटेंशियल के रिगार्डिंग। बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि पोटेंशियल हमको इस बात का अंदाजा देता है कि अगर इसके सराउंडिंग में कोई चार्ज है तो उस पॉइंट की हैसियत क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस पॉइंट की हैसियत ज्यादा है, मतलब पोटेंशियल ज्यादा है, तो वो जो पूरा सिस्टम बना उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर उस पॉइंट की हैसियत कम है तो ये जो पूरा सिस्टम बना, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। किसी को अगर किसी एक पर्टिकुलर इन जनरल अगर हम लाइफ में बात करें, तो किसी को अगर मुझे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लेके जाना है, कोई भी इंसान एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचना चाहता है तो उसको काफी ज्यादा वर्क डन करना पड़ता है, या सॉरी नो, काफी ज्यादा काम करना पड़ता है, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरीके से अगर किसी चार्ज को इंफिनिटी से यहां पे लेके आना है और मैं ये बात चाहता हूं कि इसकी एनर्जी बढ़े, इसकी एनर्जी काफी ज्यादा हो, इसका पोटेंशियल काफी ज्यादा हो, तो ये बेसिकली मुझे काफी ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। और अगर काफी ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी काफी ज्यादा होगी, और पोटेंशियल एनर्जी काफी ज्यादा होगी तो मेरे पास इस पॉइंट की जो पोटेंशियल होगी वो काफी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा मैं वर्क डन करता जाऊंगा वैसे वैसे पोटेंशियल मेरे पास बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वर्क डन बढ़ा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बढ़ा, तो मेरे पास उस पॉइंट का पोटेंशियल भी बढ़ा। तो जितनी ज्यादा आप मेहनत करते हो उसी तरीके से आपका रिजल्ट आता है, उसी तरीके से आपकी पोटेंशियल बढ़ता है। उसी तरीके से यहां पे जितना ज्यादा आप वर्क डन करोगे उसी तरीके से उस पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ेगा, और उसी हिसाब से जैसे जैसे आपका पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे आपके अंदर एनर्जी भी बढ़ती है ना, तो उसी हिसाब से आपके पास यहां पे जो एनर्जी है वो भी बढ़ेगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो ये सारी मोटी मोटी बातें थी हमारे पास पोटेंशियल से रिगार्डिंग। और भी बातें हैं काफी, अभी तो हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है पोटेंशियल का, और भी कई सारी बातें हैं जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल से क्लियर होगी। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे उससे क्लैरिटी आएगी। ओके, तो सबसे पहले हम पोटेंशियल की डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है। क्या बोला है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट due to system of charges is defined as the negative of work done by electric force to bring a unit positive charge. Unit positive charge बोले तो 1 coulomb from infinity to that point. अब जब हमने उसको Q से डिवाइड कर दिया उसका मतलब वही हुआ कि 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से वहां लाने में जो वर्क डन हुआ उसी को हमने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, है ना, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। और अगर एक्सटर्नल एजेंट की बात कर रहे हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट स्लोली।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, अगर हम एक और तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to that point slowly against electrostatic forces due to system of charges. I hope आपको दोनों डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। और इस बात से बेसिकली ये जो हमने बात कही कि ये जो है ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब इंफिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना था तो V इंफिनिटी भी हमारे पास जीरो है। एक्चुअल में ये हमारे पास क्या है, इट इज नथिंग बट Vp माइनस V इंफिनिटी, और V इंफिनिटी पे हमने ये बात अज्यूम कर रखी है कि हमारा जो पोटेंशियल है वो जीरो है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल इजी सवाल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किस तरीके से लिखेंगे। सिंपल सा फंडा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्यू चार्ज है, इससे r डिस्टेंस दूर मेरे पास एक पॉइंट है P, तो इस Q चार्ज की वजह से इस P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, मुझसे सवाल में ये बात पूछी है। तो अब बात को जरा गौर से समझो कि मुझे ये बात पता है कि मैं कोई एक चार्ज लूंगा Q नॉट। Q नॉट क्या है, ये है मेरे पास टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बोले तो इसका मैग्नीट्यूड काफी छोटा है। तो मैंने क्या किया, एक Q नॉट चार्ज लिया और इसको इंफिनिटी से, मैग्नीट्यूड इंफिनिटी नहीं स्मॉल, मैंने क्या किया, इस क्यू नॉट चार्ज को इंफिनिटी से उठाया और यहां पे लाके रखा। तो एक्सटर्नल एजेंट ने जितना वर्क डन किया उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलते थे। तो मैं अगर मुझे पोटेंशियल एट पी पॉइंट लिखना है तो वो कितना होगा, एक्सटर्नल एजेंट ने जितना वर्क डन किया दैट इज माय पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर। ये तो मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी, यस और नो। आप चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो कि इट इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क डन किया इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पी पॉइंट स्लोली डिवाइडेड बाय दैट चार्ज, यस और नो। और एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क डन किया ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसी को हम बोलते थे पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास है के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर इनटू क्यू नॉट, तो इससे ये गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट मेरे पास आया के क्यू बाय आर। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो आएगा के क्यू बाय आर। एक इंपॉर्टेंट बात, क्यू हम किसके साथ रखेंगे, विद साइन के साथ रखेंगे। अगर मेरे पास चार्ज पॉजिटिव है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर मेरे पास चार्ज नेगेटिव है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहां से हम एक और बात क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, तो कोई आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ पूछ ले तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन ये किसके लिए होगा, जब मेरे पास जो ये चार्ज है ये पॉजिटिव है। तो अगर मेरे पास चार्ज नेगेटिव है तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, और ये किस लिए के लिए, कि नेगेटिव चार्ज की वजह से, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। रात को 2 बजे भी उठा के पूछ ले कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो वो होगा के क्यू बाय आर। अब बात को जरा गौर से समझो कि ये मुझे क्या बता रहा है कि अगर मैं इस चार्ज को यहां पे रखता हूं
तो इसकी वजह से इस पॉइंट की हैसियत क्या है, बेसिकली अगर यहां पे कोई दूसरा चार्ज रख दिया जाए तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, ये बात हमको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताता है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब इसी के बेसिस पे कुछ सवाल सॉल्व करते हैं जिससे हमारे पास कुछ और क्लैरिटी भी आएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात जो बताना भूल गया, क्या बात थी कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, डिवाइडेड बाय चार्ज हम लिखते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। कहां लिखोगे? यहां लिख लो। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, मेरे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। कि एक रखा हुआ है क्यू चार्ज यहां पे, एक रखा हुआ है क्यू चार्ज यहां पे, ये आर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस, और ये है पी पॉइंट। मुझसे ये बात पूछी हुई है, फाइंड पोटेंशियल एट पी पॉइंट। पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। अब बात समझो कि इस क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो होगा वो होगा के क्यू डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में डिस्टेंस विच इज 2r, और इस क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा, के क्यू बाय आर। यस और नो? बिकॉज पोटेंशियल हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो सिंपली आपको ऐड करना है जिस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी को सिंपली ऐड कर रहे थे। कोई डायरेक्शन वायरेक्शन का झंझट यहाँ पे है ही नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 के क्यू बाय आर। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे ये बात पूछ ले कि ये है क्यू चार्ज, ये है क्यू चार्ज और ये है क्यू चार्ज, और डिस्टेंसेस कुछ इस तरीके से है कि ये जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस मुझे दे रखा है आर, ये भी आर और ये भी आर। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि ये जो पी पॉइंट है इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा। इसकी वजह से कितना होगा, के क्यू बाय आर, इसकी वजह से कितना होगा, के क्यू बाय आर, और इसकी वजह से भी कितना होगा, के क्यू बाय आर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मेरे पास एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड है ए, ये है क्यू, ये है क्यू, ये है -2q और ये है 3q, और मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि ये है सेंटर के ऊपर पी पॉइंट, तो इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। बात समझ आई? तो क्योंकि इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली ऐड कर लो। ऐड करने में दिक्कत क्या है कि सबसे पहली बात मुझे ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि डिस्टेंस कितना है हर चार्ज का। तो मुझे ये बात पता है कि अगर ये a है तो ये होगी √2a, और √2a का हाफ कितना होगा, a/√2। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा a/√2। चलिए सबसे पहले इस q की वजह से के क्यू डिवाइडेड बाय a/√2 प्लस इस q की वजह से के क्यू डिवाइडेड बाय a/√2। इस -2q की वजह से नेगेटिव आएगा और कितना आएगा, 2q 2kq 2kq डिवाइडेड बाय a/√2, और इसकी वजह से अगेन पॉजिटिव आएगा प्लस 3kq डिवाइडेड बाय a/√2। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। लेट्स से
मेरे पास अगेन एक स्क्वायर है और स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे जो चार्ज है वो है Q -Q -2Q और ये 2Q। अब मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि P पॉइंट जो है लेट्स से ये है, तो इस पॉइंट के ऊपर मुझे बताना है कि इस पॉइंट में मुझे बताना है कि पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात इसकी वजह से, अच्छा साइड मुझे दे रखी है, साइड है 2a, ये 2a है तो ये a हो जाएगी, ये a हो जाएगी। अब इसका इससे डिस्टेंस तो आ गया, इसका इससे डिस्टेंस तो आ गया, इसका इससे डिस्टेंस निकालना है तो एक स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये a, ये 2a, तो क्या ये रूट 5a बनेगा? बिल्कुल रूट 5a बनेगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों बनेगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। चलिए अब लिखते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सबसे पहले 2q की वजह से 2kq डिवाइडेड बाय a, इस माइनस q की वजह से माइनस kq डिवाइडेड बाय a, फिर माइनस 2q की वजह से माइनस 2kq डिवाइडेड बाय रूट 5a। तो ये हमारे पास पोटेंशियल हो जाएगा। इसके बाद जो भी ऑप्शन आपको दे रखा हो उससे आप मैच कर सकते हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो अगर आपको इस तरीके से पॉइंट चार्जेस अलग अलग लोकेशन पे देके आपसे ये बात पूछ ले कि किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो आई होप अब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड कुछ और सवाल देखते हैं। क्या सवाल है हमारे पास? क्या बोला है? अ चार्ज 2 microcoulomb is taken from infinity to a point in the electric field without changing its velocity. If the work done against electrostatic force is minus 40 microjoule, then find potential at that point. क्या बात बोली है कि एक चार्ज है कितना? 2 microcoulomb, तो Q की वैल्यू हो गई 2 microcoulomb। अब मैंने क्या किया, इस Q को इंफिनिटी से उठा के किसी एक पॉइंट पे रखा P पे, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और ये बात भी मुझे बोल रखी है कि कैसे कर रखा है? स्लोली विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। ये कितना दे रखा है? -40 माइक्रोजूल। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इस P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा। तो P पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल लिखना है तो इट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इंफिनिटी टू P डिवाइडेड बाय चार्ज Q। कितना वर्क डन हुआ? -40 माइक्रोजूल, बोले तो 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम्ब, 2 × 10⁻⁻6, इससे ये गया -20 वोल्ट। That would be the potential at this point. I hope this question is clear to you. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? A charge 3 microcoulomb is released from rest from a point P where electric potential is 20 volt. What will be its kinetic energy when it reaches infinity? मेरे पास एक पॉइंट P है जिसके ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है, और चार्ज कितना है? 3 माइक्रोकूलम्ब। और मैंने क्या किया? इस चार्ज को यहां से रिलीज किया। जैसे ही रिलीज करूंगा तो ये कहीं ना कहीं जाएगा, और ये जाके कहां पहुंच गया? इंफिनिटी पे पहुंच गया। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि अगर इस P पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो जब ये इंफिनिटी पे पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब ऐसा सवाल हम कर चुके हैं। वहां पे क्या होता था कि यहां पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी गिवन में होती, यहां पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो गिवन में होती थी, लेकिन अभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं गिवन में है, हमको यहाँ पे
पोटेंशियल गिवन में है। तो क्या हम पोटेंशियल की हेल्प से पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बेसिक सा फंडा क्या है कि जब ये यहां से गया होगा, बेसिकली यहां पे इसका पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि यहां पे कोई ना कोई चार्ज होगा या फिर सिस्टम ऑफ चार्ज होगा, जिसकी वजह से इस P पॉइंट के ऊपर मेरे पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल आ रहा है। अब जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा, ये जो पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज है इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये इंफिनिटी को पहुंचेगा। अब पूरे सिस्टम के अंदर यहां से लेके यहां तक सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, तो क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। और अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूं, तो क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? यहां पे देखो, यहां पे मेरे पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी। और कैसे लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी? Q इंटू वी, यस और नो? पोटेंशियल क्या होता था? U बाई क्यू, तो U हो जाएगा Q इंटू वी। Q कितना है? 3 माइक्रोकूलम, सो 3 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 60 माइक्रोजूल। ये मेरे पास यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी? कितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा? 60 माइक्रोजूल। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 60 माइक्रोजूल। तो यहां पे जाके इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 60 माइक्रोजूल। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? A 1 microcoulomb charge is shifted from A to B and it is found that work done by external force is 40 microjoule. In doing so, against electrostatic force, find the potential difference between A and B. क्या बोला है कि मेरे पास कोई एक चार्ज है, लेट्स से ये Q चार्ज है और ये इनिशियली A पोजीशन पे रखा हुआ है। मैंने इसको शिफ्ट किया किसी बी पोजीशन के ऊपर, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। और क्या बात बोली है कि सबसे पहली बात, ये Q की वैल्यू कितनी है? 1 माइक्रोकूलम। और आगे क्या बात बोली है? इट इज फाउंड दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज 40 माइक्रोजूल इन डूइंग सो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से लेके यहां तक जो वर्क डन हुआ है वो कितना हुआ है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट 40 माइक्रोजूल। तो अब बात को जरा गौर से समझो। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट 40 माइक्रोजूल हुआ है तो मैं क्या लिख सकता हूं? VB माइनस VA, दैट इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट which is 40 into 10 to the power -6 divided by Q which is 1 into 10 to the power -6, तो ये आ जाएगा 40 वोल्ट। लेकिन मुझसे सवाल में VB माइनस VA नहीं पूछा है, VA माइनस VB पूछा है। तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा? -40 वोल्ट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? 3 चार्जेस Q1, Q2 and Q3 are placed at this and this. Find the potential of the system of 3 charges at point this. चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं Q1 की। Q1 की अगर मैं बात करूं तो इसकी लोकेशन कितनी है मेरे पास? 0,0,0। फिर Q2 की अगर मैं बात करूं तो Q2 की लोकेशन कितनी है? -1, -2, -3। और Q3 की अगर मैं बात करूं तो Q3 की लोकेशन कितनी है? 2, -1, -1। Q1 है मेरे पास 1 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम Q3 है। और P पॉइंट कहीं यहां पे है मेरे पास, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 1, -2, -1। अब मुझे इस P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना है।
और अगर पोटेंशियल निकालना है तो इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस, यहाँ का यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ का यहाँ से डिस्टेंस मुझे निकालना पड़ेगा। तो मुझे इन दोनों को स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो वेक्टर बनेगा इस तरीके से, ये क्या होगा, आई कैप प्लस माइनस 2j कैप माइनस 2j कैप एंड माइनस k कैप। और अगर मेरे पास वेक्टर आ गया तो क्या मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं क्या? तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा रूट 6। चलिए अब इन दोनों की बात करते हैं। ये जो वेक्टर मेरे पास बना ये क्या बनेगा, 1 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1, तो ये बनेगा 2i कैप माइनस 2 माइनस 4j कैप एंड माइनस 1 माइनस 3 अगेन माइनस 4j कैप। तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 4 प्लस 16 which is root 36 which is 6 मीटर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए तो अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। इसकी हम बात करें तो ये वेक्टर कितना होगा, 1 माइनस 2 इज माइनस आई कैप माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 1 वुड बी माइनस 2 प्लस 1 विच इज माइनस j कैप एंड माइनस 1 वुड बी माइनस 2k कैप। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो वो हो जाएगा 1 प्लस 4 विच इज रूट 6। अब तीनों मेरे पास आ गए, तीनों के डिस्टेंसेस मेरे पास आ गए, तो क्या मैं पोटेंशियल आराम से लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए पोटेंशियल एट पॉइंट P, सबसे पहले Q1 की वजह से तो K विच इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये तो कॉमन आ जाएगा, यस और नो। Q1 है 1 माइक्रोकूलम, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस विच इज रूट 6 प्लस ये है माइनस 2 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है मेरे पास 6, फिर है माइनस 1 माइक्रोकूलम, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और मेरे पास जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आ जाएगा रूट 6। अब यहां पे 10 टू द पावर माइनस 6 बाहर आके कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आके बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 3 और 1 बाई रूट 6 से ये 1 बाई रूट 6 गया, तो अंदर की तरफ सिर्फ और सिर्फ बचा माइनस ये 2 1 जा 2 3 जा 1 बाई 3, ठीक है। तो ये 3 से 3 1 जा 3 3 जा, तो पोटेंशियल मेरे पास आ जाएगा माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर, ये 3 बनेगा ना, 10 टू द पावर माइनस 6 बाहर आएगा तो ये बनेगा 10 टू द पावर 3, तो इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। दिस वुड बी द पोटेंशियल एट पॉइंट P। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस ईच इक्वल टू Q आर प्लेस्ड एट पोजीशंस 1 2 4 8 up to infinity, calculate the electrostatic potential at the origin। कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि ये मेरे पास ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे पास चार्जेस कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं कि Q चार्ज मेरे ऊपर रखा हुआ है। सबसे पहले x इक्वल्स टू 1 पे, फिर x इक्वल्स टू 2 पे, फिर x इक्वल्स टू 4 पे, फिर x इक्वल्स टू 8 पे। मतलब हर टाइम जो डिस्टेंस है वो डबल होता जा रहा है, इसका डबल ये, इसका डबल ये, इसका डबल ये, अब रखा हुआ होगा x इक्वल्स टू 16 के ऊपर। तो इन सब की वजह से मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि ये जो ओरिजिन है इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो ओरिजिन के ऊपर अगर मुझे पोटेंशियल लिखना है
तो सबसे पहले लेट्स से ये क्यू 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 और ये क्यू, ये सीरीज इंफिनिटी तक चल रही है। सबसे पहले इसकी वजह से तो के क्यू बाय 1 प्लस इसकी वजह से के क्यू बाय 2 प्लस इसकी वजह से के क्यू बाय 4 प्लस इसकी वजह से के क्यू बाय 8, और ऐसे चलते चलते ये आ जाएगा इंफिनिटी तक। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब यहां पे मेरे पास के क्यू तो कॉमन आ जाएगा, फिर अंदर बचेगा 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 अप टू इंफिनिटी। अब अगर आप गौर से देखो तो ये आपके सामने बन रहा है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कैसे? इन दोनों का रेशियो देखो, 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1, 1 बाई 2, 1 बाई 4 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2, 1 बाई 2, फिर 1 बाई 8 डिवाइडेड बाई 1 बाई 4, 1 बाई 2। तो मेरे पास जो रेशियो आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, और अगर मेरे पास रेशियो कॉमन आ रहा है तो ये किस तरीके का मेरे पास एक सीरीज बन रही है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं जीपी। और जीपी मेरे पास ये है, तो कॉमन रेशियो जिसको हम आर बोलते हैं, ये कितना है? 1 बाय 2। और अगर मेरे पास कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है और सीरीज मेरी इनफाइनाइट तक जाती है, तो मेरे पास सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। यहां पे a क्या होता है? फर्स्ट टर्म, और r क्या होता है? कॉमन रेशियो। ये सारी बातें हम करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर। आई होप ये सारी बातें आपको पता है। तो चलिए देखते हैं, इसको इसके अंदर लगा के देखते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट O इट विल बी इक्वल्स टू के क्यू इनटू फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। आर कितना है? 1 बाई 2। तो ये आ जाएगा 1 बाई 2, ऊपर चला जाएगा तो 2 बनेगा, तो ये आ जाएगा 2k क्यू। तो O पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा 2k क्यू। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब इसी तरीके का सवाल एक जेईई एडवांस में पूछ रखा है। क्या सवाल है समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोला है? अ चार्ज प्लस क्यू इज फिक्स्ड एट ईच ऑफ द पॉइंट्स x0, 3x0, 5x0 on the x-axis, and minus q is fixed at each of the point 2x0, 4x0 and 6x0 up to infinity. Here x0 is a positive constant. Take the electric potential at a point due to charge q at a distance r to be q by 4 pi epsilon naught r, then the potential at the origin due to the above system of charges would be। बेसिकली बहुत पुराना सवाल है ये, जेईई एडवांस में शायद 98 या 97 में आ रखा है। तो बेसिक सा फंडा क्या है कि हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे रखी है, मतलब x0 एक वेरिएबल मतलब है तो कांस्टेंट, x0 हमको पता नहीं है कि कितना है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा ओरिजिन कहाँ कहाँ पे रखा हुआ है? x0, 3x0, 5x0, और इनके ऊपर क्या रखा हुआ है? q। तो लेट्स से ये है मेरे पास x0, यहां पे रखा हुआ है q, फिर 3x0 यहां पे भी q, 5x0 यहां पे भी q, 7x0 यहां पे भी q, एंड अप टू ये इंफिनिटी तक जा रहा है। फिर क्या बोला है? 2x0, तो ये x0 है तो ये क्या बनेगा? 2x0 यहां पे माइनस q, 3x0 और फिर 4x0 यहां पे भी माइनस q, 6x0 यहां पे भी माइनस q, 8x0 और यहां पे भी मेरे पास माइनस q चार्ज रखा हुआ है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो अब मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि ये जो पूरा सिस्टम बना, इनकी वजह से ओरिजिन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब बात को जरा गौर से समझेंगे कि क्या सिचुएशन है। तो अगर मुझे पोटेंशियल लिखना है ओरिजिन के ऊपर तो किस तरीके से लिखूंगा? सबसे पहले इसकी वजह से के क्यू डिवाइडेड बाय x0, फिर इसकी वजह से माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय 2x0, फिर इसकी वजह से प्लस के क्यू
डिवाइडेड बाय 3x नॉट, फिर इसकी वजह से माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय 4x नॉट प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय 5x नॉट, और इस तरीके से ये सीरीज इंफिनिटी की ओर बढ़ती हुई जाएगी। अब बात को जरा गौर से समझो कि यहां से अगर मैं के क्यू बाय एक्स नॉट कॉमन ले लूं तो ये क्या बनेगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 अप टू इंफिनिटी। ये सीरीज कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर आपको याद हो, आपने कभी मैथमेटिक्स के अंदर एक सीरीज पढ़ी हो ln 1 प्लस एक्स की, तो ये क्या होती है ln 1 प्लस एक्स की सीरीज, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 इस तरीके से ये सीरीज चलती है इंफिनिटी तक ln 1 प्लस एक्स की। तो अगर मैं इस सीरीज के अंदर x की वैल्यू 1 रख देता हूं, लेट्स से x इक्वल्स टू 1, तो ये क्या बनेगा ln 2, तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 अप टू इंफिनिटी। तो अगर आप गौर से देखो तो ये और ये हमारे पास बिल्कुल सेम ही हैं, और अगर सेम ही हैं तो क्या मैं इसको q डिवाइडेड बाय एक्स नॉट इंटू ln 2 लिख सकता हूं, और k को मैं क्या लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स नॉट इंटू ln 2, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 4th। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस q and -3q kept at a distance of 1 meter where electric potential is 0। बेसिकली मेरे पास दो चार्जेस है, एक है q और एक है -3q, और दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। q एंड -3q, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। तो मुझसे सवाल में एक बात पूछी है कि किस पॉइंट के ऊपर मेरे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 0 होगा, और ये बात भी मुझे बोल रखी है कि इसी लाइन के ऊपर, मतलब ये जो लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, इसी लाइन के ऊपर मुझे बताना है कि किस पॉइंट के ऊपर मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। चलिए अब समझने की कोशिश करेंगे कि लेट्स से मैंने ये बात मानी कि यहां पे कहीं पे, यहां से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो अगर ये x है तो ये बचा हुआ क्या बना, ये बना x 1 माइनस एक्स। तो इस पॉइंट के ऊपर, लेट्स से इस पॉइंट को मैंने बोला P, तो पोटेंशियल एट P जब मैं लिखने जाऊंगा तो क्या बनेगा कि q बाय एक्स इसकी वजह से माइनस 3kq डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। यस और नो, बिल्कुल सही बात। अब बात को जरा गौर से समझेंगे कि यहां से kq तो कॉमन आके 0 हो जाएगा, ये बचेगा 1 बाय एक्स, ये -3/1 माइनस एक्स उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस एक्स इट इज इक्वल्स टू 3x, तो 4x की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/4 मीटर। तो यहां से मेरे पास 1/4 मीटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। अब इसको आप इस तरीके से भी सोच सकते थे कि मतलब अगर आपको आपका आंसर वेरीफाई करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि अगर बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है के क्यू बाय आर, अगर मेरे पास चार्ज छोटा है तो इसका पोटेंशियल मतलब इसकी वजह से पोटेंशियल शुड बी इक्वल्स टू इसकी वजह से पोटेंशियल। तो अगर ये क्यू चार्ज छोटा है तो ये आर को भी छोटा ही होना पड़ेगा, तो मतलब कहीं ना कहीं इस क्यू चार्ज के पास में होगा, मतलब छोटे चार्ज के पास में मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू।
अब बात को जरा गौर से समझो कि क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक और पॉइंट मेरे पास आ जाए इस तरफ। अगर मैं कोई पॉइंट इस तरफ लेता हूं तो इस तरफ देखो चार्ज छोटा तो इससे इसका डिस्टेंस छोटा, इस तरफ देखो चार्ज बड़ा तो इससे इसका डिस्टेंस बढ़ा। सो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि इस तरफ भी कोई एक ऐसा पॉइंट आ जाए जहां पे मेरे पास पोटेंशियल जीरो आ सकता है। चलिए देखते हैं, उस पॉइंट को निकालने का ट्राई करते हैं। लेट्स से इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं Q, इस पॉइंट को Q बोला और इस डिस्टेंस को मैंने बोला x1। तो किस तरीके से निकालेंगे? वही फंडा कि पोटेंशियल एट Q पॉइंट सबसे पहले निकालो। इस Q की वजह से KQ डिवाइडेड बाय x1, इस -3q की वजह से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस x1। तो ये कितना हो जाएगा? -3kq डिवाइडेड बाय 1 प्लस x1, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर हमारा पोटेंशियल जो है वो 0 है। चलिए अब ये kq तो उधर आके 0 हो जाएगा, ये बचेगा 1 बाय x1, इट इज इक्वल्स टू 3 बाय 1 प्लस x1, 1 प्लस x1 इट इज इक्वल्स टू 3x1, तो 2x1 इट इज इक्वल्स टू 1, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 मीटर। तो ये 1/2 मीटर आ गया, तो ये यहां से 1/2 मीटर दूर जाके मेरे पास अगेन पोटेंशियल आ जाएगा 0, है ना। और ये तो हमको ये बात बोल रखी है कि इसी लाइन के ऊपर मुझे बताना है कि किस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल 0 आएगा। हो सकता है अगर ये लाइन नहीं बोली होती तो कोई और पॉइंट किसी और प्लेन के अंदर किसी और एक्सिस के ऊपर भी ऐसा निकल के आता जहां पे मेरे पास पोटेंशियल 0 आता। सो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि मल्टीपल जगह पे जाके मेरा पोटेंशियल 0 आए, जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट पे पोटेंशियल 0 आएगा। अब सवाल उठता है कि सर इसके इस तरफ आ सकता है कि पोटेंशियल 0, तो जरा गौर से देखो, इसके इस तरफ लूंगा तो 3q चार्ज बड़ा है लेकिन उससे डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो इसके इस तरफ कभी भी पोटेंशियल हमारे पास 0 नहीं आ सकता। जो चार्ज छोटा है उससे डिस्टेंस भी छोटा होना चाहिए, तब जाके मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मेरा जो पोटेंशियल आए वो 0 आ जाए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पे मेरा पोटेंशियल 0 आ जाए। सो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि कल को आपसे जेईई में ये बात पूछ ले कि उन सारे पॉइंट्स का लोकस बताइए। लोकस बोले तो वो पूरा कर्व बताइए जिसके ऊपर मेरे पास पोटेंशियल 0 आएगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से सवाल बनेगा, समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोला है? 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस Q and -2q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर अपार्ट। लेट्स से मेरे पास 2 चार्जेस हैं और एक चार्ज है मेरे पास Q, एक चार्ज है मेरे पास -2q। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर। आगे क्या बात बोली है? फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑन दिस प्लेन वेयर द पोटेंशियल हैज अ वैल्यू 0, अज्यूम Q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। बेसिकली मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि हर वो पॉइंट जहां पे मेरे पास पोटेंशियल 0 हो, उन सारे पॉइंट्स को कंबाइन करूं तो जो कर्व बनेगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसी चीज को हम बोलते हैं लोकस। तो लोकस बेसिकली आप मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं तो उसी चीज को हम बोलते हैं लोकस। लेट्स से इसको मैंने बोला एक्स एक्सिस और यहां से लेट्स से ये है मेरे पास वाई एक्सिस। मैं कोई एक जनरलाइज पॉइंट मान रहा हूं क्योंकि मुझे एक जनरल इक्वेशन लिखनी है। तो ये कोई एक पॉइंट माना जिसका x कोऑर्डिनेट है x और y कोऑर्डिनेट मेरे पास है y। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि दिस इज माय x एंड दिस इज माय y। अब बात को जरा गौर से समझो कि इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है। इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो 0 है। तो अगर मैं इसको R1 बोल रहा हूं और इसको R2 बोल रहा हूं और ये पूरा 6 है, ये x है, तो क्या ये 6 माइनस x हो जाएगा? यस और नो? ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस x। अब मुझे ये बात पता है कि इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो 0 है, तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल लिखो सबसे पहले KQ डिवाइडेड बाय R1, इसकी वजह से -2KQ डिवाइडेड बाय R2 इट इज इक्वल्स टू 0।
के क्यू कॉमन आके 0 हो जाएगा, तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि R2 की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स R1, 2 टाइम्स R1। अब R2 को बेसिकली मुझे आंसर R1 या R2 के फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे तो एक पूरी इक्वेशन चाहिए इस प्लेन के अंदर, मतलब x और y के अंदर मुझे सॉल्यूशन चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो क्या मैं इस R1 और R2 को x और y की टर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। R1 क्या हो जाएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और R2 क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस और नो? पाइथागोरस थ्योरम लगाया, बेसिक सा फंडा। चलिए दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो ये बनेगा 36 माइनस 12x एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो ये इस तरफ आएगा, तो ये बनेगा 3y स्क्वायर। यहां पे है 4x स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा तो ये बनेगा प्लस 3x स्क्वायर। तो ये वाली टर्म हो गई, ये हो गई, ये वाली हो गई और ये वाली हो गई। ये माइनस 12x उस तरफ आएगा तो ये बनेगा प्लस 12x, और ये 36 उस तरफ आएगा तो ये बनेगा माइनस 36। इट इज इक्वल्स टू 0। यहां से 3 कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 कॉमन आ गया 4x माइनस 12, इट इज इक्वल्स टू 0। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब बात को जरा गौर से समझो कि क्या मैं इसको किसी ना किसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूं क्या? कैसे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, समझने की कोशिश करेंगे कि इसको मैं क्या लिख रहा हूं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब इसको मैं लिख रहा हूं -4 एंड -8, इट इज इक्वल्स टू 0। अब -4 -8 लिखने के पीछे रीजन क्या है? तो अगर मैं लिखूं x -2 का होल स्क्वायर, x -2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर -4x, सॉरी x प्लस कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है, नहीं, इसको हम लिख रहे हैं कुछ इस तरीके से कि -16 प्लस 4। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं और इसको उधर ले जाऊं तो ये क्या बनेगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 मेरे पास क्या बनेगा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल्स टू -16 उस तरफ जाएगा तो ये बनेगा +16। ठीक है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप गौर से देखो तो ये किसकी इक्वेशन बनी? ये बनी मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इस सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे, हर वो पॉइंट जो इस सर्कल को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, उन हर पॉइंट्स के ऊपर मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 0। हो सकता है अगले साल जेईई में ये सवाल आ जाए, है ना। चलिए, तो इस तरीके का सवाल भी हमको करना आना चाहिए। वेरिफिकेशन के लिए आप एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ले लो, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लोगे तो उसके ऊपर y की वैल्यू हो जाएगी 0। y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसके अंदर y की वैल्यू 0 पुट करो तो ये बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 16। तो ये क्या बनेगा? x प्लस 2 इट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 मीटर एंड -6 मीटर, 2 मीटर एंड -6 मीटर। तो सबसे पहले 2 मीटर के ऊपर रख के देखते हैं। यहां पे मेरे पास 2 मीटर की अगर मैं बात करूं तो ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो ये क्या बनेगा? KQ/2, वो कितना बनेगा? -2KQ डिवाइडेड बाय 4। 2 1 जा 2 2 जा, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया वो आया 0।
-6 मीटर रख के देखो, -6 मीटर जब आप रखोगे तो यहां से मेरे पास जो डिस्टेंस होगा वो होगा 6 मीटर और यहां से होगा वो होगा 12 मीटर। तो इससे जब पोटेंशियल लिखूंगा तो वो बनेगा KQ/6 और उसकी वजह से लिखूंगा तो 2KQ डिवाइडेड बाय 12। अगेन मेरे पास जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा 0। तो इस सर्कल से पास होने वाले हर पॉइंट से जो मतलब इस सर्कल को जो सेटिस्फाई कर रहा है वो सारे पॉइंट के ऊपर मेरे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, जेईई एडवांस का सवाल है। 6 point charges are capped at vertices of a regular hexagon of side L and center O as shown in the figure। और मुझे ये बात बोल रखी है कि जहां पे भी आपको ऑप्शंस के अंदर k दिख जाए तो k की वैल्यू ये है KQ/L²। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज 6K along OD। तो O पॉइंट पे सबसे पहली बात मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। ये डिस्टेंस मेरे पास L है, तो लेट्स से इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है और उसको मैंने बोला E। तो E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है मेरे पास माइनस तो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस आपने ऑलरेडी लिख दिया है। तो KQ/L², और KQ/L² को तो आपने ऑलरेडी K बोल रखा है। तो इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो आई मेरे पास K। ठीक है, ये चार्ज मेरे पास हो गया। इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इस तरफ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 2K। अब इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ -2KQ डिवाइडेड बाय L², और KQ डिवाइडेड बाय L² को K बोला तो इस तरफ मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2K। इसकी वजह से भी वही होगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि इस तरफ जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 4K। इसकी वजह से K और इसकी वजह से भी K, तो इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी 2K। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब बात समझो कि 1 2 3 4 5 6, सो ईच एंगल मेरे पास कितना आएगा 60 डिग्री। तो ये एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री और ये एंगल भी मेरे पास हो जाएगा 60 डिग्री। 2K का sin 60 और 2K का sin 60 ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और cos 60 मेरे पास ऐड हो जाएंगे। तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी 2 इंटू 2K इंटू cos 60 कितना होता है 1/2। इससे ये गया तो मेरे पास इस डायरेक्शन में कितना हो गया 6K। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज 6K अलोंग OD। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। द पोटेंशियल एट O इज 0। O पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो 0 है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले A से स्टार्ट करते हैं। A की वजह से 2KQ डिवाइडेड बाय A, यस और नो। 2KQ डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है A। B की वजह से KQ डिवाइडेड बाय A। C की वजह से -KQ डिवाइडेड बाय A। D की वजह से -2KQ डिवाइडेड बाय A। E की वजह से -KQ डिवाइडेड बाय A और F की वजह से +KQ डिवाइडेड बाय A। तो इससे ये गया, इससे ये गया और इससे ये गया, तो पोटेंशियल मेरे पास आ गया 0। तो B पॉइंट के ऊपर मेरे पास जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा 0। तो B स्टेटमेंट भी मेरे पास सही है। नेक्स्ट क्या बोला है, द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन PR इज सेम। ये जो लाइन है PR, इसके हर पॉइंट के ऊपर मेरे पास जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम चीजों को सोचेंगे और समझेंगे। लेट्स से मैंने ये पॉइंट लिया, कोई एक पॉइंट लिया ये, तो अगर आप गौर से देखो तो ये है +Q, ये है -Q।
तो इस पॉइंट का जितना डिस्टेंस इससे होगा उतना ही डिस्टेंस इससे होगा। इसकी वजह से लिखूंगा के क्यू बाई दिस डिस्टेंस और इसकी वजह से लिखूंगा कि के क्यू बाई दिस डिस्टेंस, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली इस पॉइंट का जितना डिस्टेंस इससे होगा उतना ही डिस्टेंस इससे होगा। डिस्टेंस सेम, चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट, तो अगेन मेरे पास पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए भी मेरे पास सेम चीज आएगी, तो पोटेंशियल मेरे पास जीरो हो जाएगा। इस लाइन के ऊपर आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ले लो, तो जितना डिस्टेंस इसका इससे होगा उतना ही इसका इससे, जितना इसका इससे उतना ही इसका इससे, और जितना इसका इससे उतना ही उसका इससे, तो मेरे पास हर जो पोटेंशियल आएगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो इस पूरी लाइन के ऊपर मेरे पास पोटेंशियल जो होगा वो जीरो होगा। सो हमारे पास जो सी स्टेटमेंट है ये भी सही है। चलिए डी स्टेटमेंट पे आते हैं। द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन एस टी इज सेम। एस टी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा। चलो कोई एक पॉइंट लेके चलते हैं, ठीक है। अब बात समझो कि अगर मैं इसकी वजह से पोटेंशियल लिखता हूं तो डिस्टेंस कौन सा सेम होगा, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा। तो लेकिन ये पॉजिटिव तो पोटेंशियल तो ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा और इसकी जो वजह से जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, और सेम होगा लेकिन इन दोनों के साइन भी तो सेम है, तो पोटेंशियल तो ऐड होगा, यस और नो। तो किसी भी पॉइंट, सिर्फ ओ को छोड़ के बाकी किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल जीरो नहीं आएगा, तो हमारे पास डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आई होप this question is clear to you and all the questions which we have discussed today are clear to you. Okay, तो आज के लिए इतना ही। That's it from my side for today. Thank you so much everyone. All the best. पढ़ते रहिए।